क्या आप जानते हैं कि सर्जरी, जिसे हम आज अत्याधुनिक तकनीक और मशीनों के साथ जोड़कर देखते हैं, उसकी नींव हजारों साल पहले हमारे ही देश में रखी गई थी। महर्षि सुश्रुत, जिन्हें शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, ने एक ऐसा चिकित्सा शास्त्र विकसित किया जिसकी कल्पना आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए एक चुनौती हो सकती है। आयुर्वेद, जो प्रकृति से जुड़ा सबसे पुराना चिकित्सा विज्ञान है, उसकी शल्य चिकित्सा शाखा में ऐसी तकनीकें वर्णित हैं जो आज भी हैरान कर देती हैं। महर्षि सुश्रुत का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी रुचि बचपन से ही चिकित्सा विज्ञान में थी। वे देवताओं के चिकित्सक भगवान धन्वंतरी के शिष्य बने, जिन्होंने उन्हें आयुर्वेद के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराया। सुश्रुत ने न केवल चिकित्सा के सिद्धांतों को समझा, बल्कि शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी अपने अद्भुत योगदान दिए। उनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हजारों साल पहले सर्जरी कैसी होती होगी। क्या तब भी आज की तरह जटिल उपकरण और सुविधाएं थीं? दरअसल यह कहानी तो तब और भी रोमांचक हो जाती है जब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि उस समय सर्जन कैसे काम करते थे। महर्षि सुश्रुत ने लगभग 125 से भी अधिक शल्य चिकित्सा के उपकरणों का उल्लेख किया है, जिनका विवरण सुश्रुत संहिता में मिलता है। ये उपकरण लोहे, तांबे और अन्य धातुओं से बनाए जाते थे। उनमें चिमटी, कैंची, ब्लेड और अन्य सूक्ष्म उपकरण शामिल थे, जिनका आकार और डिजाइन बिल्कुल वैज्ञानिक था। ये उपकरण इतने उन्नत थे कि उनका इस्तेमाल आज की अत्याधुनिक सर्जरी के उपकरणों से तुलना की जा सकती है। सोचिए, जब आज के डॉक्टर माइक्रो सर्जरी करते हैं, तो महर्षि सुश्रुत के समय भी नाक, कान और आँखों की सर्जरी की जाती थी। महर्षि सुश्रुत ने सबसे पहले राइनोप्लास्टी यानी नाक की प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख किया। उस समय युद्धों और अपराधों में नाक काटने की सजा आम थी। ऐसे में महर्षि सुश्रुत ने नाक को फिर से बनाने की तकनीक विकसित की, जो आज की प्लास्टिक सर्जरी की आधारशिला मानी जा सकती है। सुश्रुत ने बताया कि नाक को फिर से बनाने के लिए माथे या गाल से त्वचा की पट्टी निकालकर उसे सटीक रूप से जोड़ा जा सकता है। यह तकनीक उस समय क्रांतिकारी थी और आज भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसका इस्तेमाल होता है। आज जब हम सर्जरी की बात करते हैं, तो संज्ञाहरण यानी एनेस्थीसिया का महत्व बहुत अधिक है। परंतु क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले सुश्रुत ने ही प्राकृतिक औषधियों के माध्यम से संज्ञाहरण की तकनीक विकसित की थी। आयुर्वेद में वर्णित जड़ी बूटियों और औषधियों के उपयोग से वे मरीज को अस्थायी रूप से संवेदनहीन कर सकते थे, ताकि सर्जरी के दौरान उसे दर्द न हो। यह तकनीक इतनी प्रभावशाली थी कि मरीज बिना किसी परेशानी के सर्जरी से गुजर सकता था। सुश्रुत संहिता में जटिल सर्जरी जैसे मोतियाबिंद, कैटरेक्ट की भी चर्चा की गई है। यह वह समय था जब लोग मोतियाबिंद के कारण अंधे हो जाते थे। सुश्रुत ने इस रोग के इलाज के लिए जलकुंभक नामक एक तकनीक विकसित की। यह सर्जरी आज की आधुनिक तकनीक से मेल खाती है, जहां आंख के अंदर जाकर लेंस को ठीक किया जाता है। इसके अलावा हड्डियों की सर्जरी और फ्रैक्चर को ठीक करने की विधियां भी वर्णित हैं। हड्डियों के फ्रैक्चर को सही करना, उसे बांधना और उसे फिर से जोड़ना, ये सभी प्रक्रियाएं उस समय के लिए एक चमत्कार थी। सर्जरी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती होती है रक्तस्राव को नियंत्रित करना। महर्षि सुश्रुत ने इस समस्या का समाधान भी खोजा। उन्होंने रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए गर्म धातु की पट्टी से कौटरीकरण की विधि का उल्लेख किया। आज भी यह तकनीक बर्न यूनिट्स और अन्य आपातकालीन सर्जरी में इस्तेमाल होती है। उनका ध्यान न केवल सर्जरी पर था, बल्कि मरीज की सुरक्षा और सफल परिणाम पर भी था।
सुश्रुत ने मानव शरीर की रचना को बारीकी से समझा और इसे सुश्रुत संहिता में वर्णित किया। उन्होंने न केवल शरीर के आंतरिक अंगों की संरचना और कार्य प्रणाली का विस्तृत वर्णन किया, बल्कि अंग प्रत्यारोपण जैसी जटिल तकनीकें भी विकसित की। नाक, कान और अन्य अंगों का प्रत्यारोपण उस समय संभव था, जो आज की चिकित्सा पद्धति में एक बड़े चमत्कार के रूप में देखा जाता है। सिर्फ सर्जरी करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उसके बाद की देखभाल भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। महर्षि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के बाद के देखभाल के नियम भी बताए हैं। मरीज को कौन कौन सी औषधियाँ दी जानी चाहिए, किस प्रकार के भोजन का सेवन करना चाहिए और किस प्रकार की स्थिति में उसे रखा जाना चाहिए, यह सब विस्तार से वर्णित है। उन्होंने संक्रमण से बचने के लिए शुद्धि और स्वच्छता पर भी बहुत ध्यान दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि महर्षि सुश्रुत की ये तकनीकें आज के विज्ञान से किस हद तक मेल खाती हैं। आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक विज्ञान ने जिन तकनीकों को 19वीं और 20वीं शताब्दी में विकसित किया, उनकी जड़ें प्राचीन भारत के आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा में देखी जा सकती हैं। चाहे वह प्लास्टिक सर्जरी हो, कैटरेक्ट सर्जरी या एनेस्थीसिया की विधियां, महर्षि सुश्रुत का योगदान अद्वितीय और अतुलनीय है। उनकी तकनीकों का आधार आज की चिकित्सा विज्ञान में मौजूद है और कुछ मामलों में उनकी विधियां कहीं अधिक प्रभावी और प्राकृतिक थी। सुश्रुत संहिता सिर्फ एक चिकित्सा ग्रंथ नहीं है, यह एक संपूर्ण जीवन शैली और स्वास्थ्य का प्रतीक है। इसमें केवल शल्य चिकित्सा ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए दैनिक जीवन में क्या करना चाहिए, इसका भी वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ ने भारतीय चिकित्सा विज्ञान को न केवल समृद्ध किया, बल्कि इसे पूरे विश्व में प्रसिद्धि दिलाई। यूनानी, रोमन और अरब चिकित्सा विद्वानों ने भी सुश्रुत संहिता का अनुवाद किया और उससे प्रेरणा ली। यहाँ तक कि आज के चिकित्सा विज्ञान के छात्र भी इस प्राचीन ज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं। इस ग्रंथ में जीवन के हर पहलू का ज्ञान छिपा हुआ है, चाहे वह शरीर की संरचना हो, रोगों की पहचान हो या फिर उनकी चिकित्सा। महर्षि सुश्रुत की खोजें केवल प्राचीन काल की उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि वे आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। उनकी शल्य चिकित्सा की तकनीकें और चिकित्सा पद्धतियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की गहराई आज भी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को चुनौती दे सकती है। महर्षि सुश्रुत ने जिस निष्ठा, समर्पण और विज्ञान को समझने की दृष्टि से चिकित्सा क्षेत्र में योगदान दिया, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आयुर्वेद के शल्य चिकित्सा के इस अद्भुत और रहस्यमय क्षेत्र में झांकना अपने आप में एक अद्वितीय अनुभव है। यह हमें न केवल हमारे इतिहास से जोड़ता है, बल्कि यह भी समझाता है कि कैसे हमारे पूर्वजों के ज्ञान और विज्ञान ने आज के युग को प्रभावित किया है। आयुर्वेद की इस रहस्यमय शल्य चिकित्सा को जानना हमें हमारे प्राचीन विज्ञान की महानता का एहसास दिलाता है।